लैटिन भाषा, उस लैटिन भाषा से कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति की गई है। ठीक है, इसके बाद आपको अच्छे से पता होगा कि C4 कॉमनली, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर के जो काम होते थे वो नॉर्मल तरीके से किए जाते, यानी सामान्य काम जो होते थे वो पहले किए जाते थे। इसके बाद O4 ऑपरेटिंग, किसी को चलाना या किसी को ऑपरेट करना। इसके बाद M4 मशीन, मशीन तक सीमित था क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सिर्फ क्या थी, मशीन। और जब किसी में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उसके बाद वो मशीन न रह के क्या बन जाती है, एक डिवाइस। मशीन न रह के वो क्या बन जाती है, डिवाइस। M4 मशीन, P4 पार्टिकुलरली, इसका मतलब होता है विवरण। जो बैंक की पासबुक देखी है आपने, उसके जस्ट पीछे के पेज पे AC का फुल फॉर्म लिखा है अकाउंट, CR इसका फुल फॉर्म क्रेडिट, DR डेबिट। तो ये सारे उसमें क्या है, उसके विवरण। बाकी आप जो लेन देन करते हैं, CR DR जो भी करते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ जो भी करते हैं, वो सभी उसके क्या है, विवरण। पार्टिकुलरली जरा गौर से देखना उसको, पासबुक को उठा के। ठीक है, इसके अगर बात की बात करें हम, P के बाद आता है हमारा U। फिर इस कंप्यूटर का हम क्या करने लगे, यूज, इसलिए इसको कहा गया U फॉर यूज्ड। इसके बाद U के बाद एक शब्द आता है जिसका नाम है T फॉर टेक्निकल और T फॉर ट्रेड। आपको कहीं कहीं टेक्निकल और कहीं कहीं ट्रेड लिखा हुआ मिलेगा। टेक्निकल जहां तकनीकी काम किए जाते हैं तब इस शब्द को टेक्निकल समझेंगे, और जहां इस कंप्यूटर का व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं अगर वहां की हम बात करें तो वहां पे हम ट्रेड समझेंगे। दोनों चीज़ें बुक में लिखी हुई आती हैं, ट्रेड भी लिखा आता है और टेक्निकल भी, लेकिन हमें ज़्यादातर जो विश्वसनीय रखना है वो है हमारा टेक्निकल। इसके बाद ER शब्द जो जुड़ा, वो ER शब्द कैसे जुड़ा कि जब इसका काम धीमे धीमे एजुकेशन के क्षेत्र में होने लगा तो इसमें T के बाद कंप्यूट शब्द में E जोड़ दिया, जिससे हुआ एजुकेशन। और एजुकेशन के बाद इसका काम जब हम कोई खोज करने लगे, जब कोई रिसर्च करने लगे, तब इसमें R और जोड़ा गया। इस वजह से पूरा शब्द जो बना वो तुम्हारा बना कंप्यूटर। और कंप्यूटर शब्द को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर शब्दों को क्या कहते हैं, संगणक। अब यहीं से बात निकल के आती है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज ए काउंटिंग मशीन, बट एट दिस टाइम पीरियड कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या था, एक गणना करने का यंत्र था, लेकिन आज के समय में इसका जो प्रयोग किया जा रहा है वो किसमें किया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में। ठीक है, इसके अगर बात की बात करें तो फिर बात आती है कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो वो 4 होते हैं। पहला CPU, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस, चौथा राइट। ये 4 भाग होते हैं, और ये 4 जब तक हमारे पास नहीं होंगे तब तक किसी को हम प्रॉपर कंप्यूटर नहीं कह सकते। इसके अगर बात की बात करें तो बाद में फिर आता है हमारा कंप्यूटर के बाद, पार्ट्स के बाद आता है मेन पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके मुख्य भाग कहाँ हैं, मुख्य भाग की अगर बात करें तो वो है हमारा हार्डवेयर एंड, ये 2 कंप्यूटर के मेन पार्ट हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को समझेंगे, कैसे समझते हैं हार्डवेयर क्या है और कैसे समझेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। हमारी पहचान क्या है कि कैसे हम समझ लेंगे ये चीज़ हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर की जो डेफिनेशन रहती है वो ये है कि यू कैन टच, सी एंड फील, जिसे तुम देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, वो सभी हमारे क्या है, हार्डवेयर। बात करूं CPU की तो हार्डवेयर, बात करें मॉनिटर तो स्पीकर,
राइट। इसके अगर बात की बात आए तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के में। तो यू कैन नॉट टच, ओनली सी एंड फील, जिसे सिर्फ देख सकते, महसूस कर सकते, लेकिन उसे छू नहीं सकते। वो सभी हमारे क्या होंगे? सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में बांटा गया, जैसे एक बोला गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा बोला गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे पहचानेंगे? किसी चीज को चलाना यानी ऑपरेट करना यानी उसको चलाना, और जो चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाए वो सभी हमारे क्या होंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो कंप्यूटर है ये चलेगा कब? अगर ये ऑफ पड़ा है, अगर इसके अंदर विंडो इंस्टॉल होगी तो ही तो चलेगा। तो जितनी भी विंडो होती हैं, चाहे विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 11, विंडो 10, ये सभी हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अगर बात करें तो फिर आता हमारा एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम ऑन होने के बाद। ये ऑन कब होता है? विंडो के द्वारा। जब तक अगर विंडो नहीं पड़ी होगी तो ये सिस्टम ऑन नहीं होगा, और जैसे ही विंडो पड़ जाती है वैसे सिस्टम ये ऑन होगा। लेकिन इस पर कोई भी हम अपना पर्सनली या स्पेशली काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, ऑफिस से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हमें उसके सॉफ्टवेयर चाहिए। हम वीडियो एडिटिंग करेंगे तो उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं उन्हें चलाने के लिए, यानी उन कार्यों को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि शॉर्ट में हम बोल देते हैं एप्स। एक यहीं पे उदाहरण देते हैं कि हार्डवेयर तो तुम्हारा मोबाइल हो गया। बात करें सॉफ्टवेयर की तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब आपका मोबाइल नया आता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें पड़ा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में इसलिए आपने लिखा देखा होगा उस पर OS। जब मोबाइल ऑन होने के बाद कुछ चीज़ें उसमें साथ आती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, जैसे तुम्हारा वीडियो का आइकन हुआ, म्यूजिक का, कैलकुलेटर, अलार्म, कैलेंडर, ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट हैं एक सॉफ्टवेयर ही ये, लेकिन आते किसके साथ में? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में पेंट हुआ, वर्डपैड, नोटपैड, कैलकुलेटर, ये सभी किसके साथ में आते हैं? विंडो के साथ में। तो विंडो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद की बात करें तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे MS वर्ड की हो, MS एक्सेल की हो, या हमारा टेली हो, या फिल्मोरा 9, या फिल्मोरा X, फिल्मोरा CC, प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट, डिवेंसी रिजॉल्व, ये सभी हमारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर। कौन से? एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी इन सॉफ्टवेयर की वजह से जो भी हमारे दैनिक कार्य होते हैं वो हम इनके द्वारा कर सकते हैं। तो इन्हें हमें अलग से इंस्टॉल करना होता है, पहले से नहीं आते, विंडो के साथ में ये नहीं आते, इन्हें हम अलग से इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद की अगर बात करें तो अब एक तरफ रहे हमारे एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तरफ रहे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरह यहाँ पे सॉफ्टवेयर का पोर्शन जो होता है उसे करते हैं ख़त्म। इसके अगर बाद की बात करें तो हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में 3 चीज़ें आती, सॉरी 4, जो मैंने आपसे कहा था पहले, कल की जो क्लास रही थी या परसों की, उसमें मैंने आपसे कहा था कि हार्डवेयर में उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम छोड़ते हैं अभी फिलहाल, फिर बात करेंगे। छोड़ा नहीं था बल्कि उसी में समझ लेते हैं। हार्डवेयर को भी 4 भागों में बांटा गया। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, प्रोसेस, तीसरा आउटपुट और चौथा मेमोरी। ये 4 पार्ट होते हैं किसमें? हार्डवेयर में। अब कैसे समझें? और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो हमारा 3 स्टेप पे करता है।
इनपुट, प्रोसेस और तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट आप पहले पढ़ चुके हैं। पढ़ना क्या है हमें? मेमोरी। क्योंकि यही चार पार्ट किसके पार्ट हैं? हार्डवेयर की। मैंने आपसे क्या कहा था? हार्डवेयर जैसे हम छू सकते हैं तो सीपीयू छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, महसूस भी कर रहे हैं। मॉनिटर ये हमारा किसका पार्ट है? हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे कब? सबसे पहले आएगा क्या? अरे सबसे पहले क्या आएगा? हार्डवेयर। उसके बाद ही तो सॉफ्टवेयर आएगा। डालोगे कहाँ पे? जब ये आपके पास कैबिनेट ना हो तो सॉफ्टवेयर कहाँ पढ़ेंगे? कहीं नहीं। तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी वो हमें किसकी पड़ेगी? हार्डवेयर की। अब हार्डवेयर में भी कई तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट और चौथा मेमोरी। मैंने आपसे कहा था कि इनपुट डिवाइस, एक ही लाइन में समझेंगे कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। जिन डिवाइस के द्वारा किसी को निर्देशित किया जाए, जिन डिवाइस के द्वारा किसी को निर्देशित किया जाए वो सभी डिवाइसें क्या होंगी? इनपुट डिवाइस। अब यहीं पे एक बात और आती है कि डिवाइस कहते ही किसे हैं? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जाए, जिसमें बिजली जाए, वो सभी डिवाइसें, सॉरी, जिनमें बिजली जाए वो सभी यंत्र क्या होते हैं? हमारे डिवाइस बन जाते हैं। बिजली नहीं जाएगी तो वो सिर्फ क्या रहेंगे? एक, ठीक है। और बिजली चलेगी तो डिवाइस। अब कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में बिजली जाती है, राइट? कीबोर्ड में जाती कि नहीं जाती? तो कीबोर्ड में बिजली जाती है तो कीबोर्ड हमारा क्या हो गया? माउस भी बिना बिजली के, तो माउस हमारा क्या है? कौन सी? जिसके द्वारा किसी को निर्देशित किया जाए, या अपनी आम भाषा में समझें, किसी के द्वारा किसी को चलाया जाए। अब कंप्यूटर को किसके द्वारा चलाया जाता है? माउस और कीबोर्ड के द्वारा। तो माउस और कीबोर्ड हमारे कौन सी डिवाइस होंगे? ठीक है। अब इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस से हमने इसको इनपुट दिया, यानी कुछ भी कीबोर्ड माउस से हमने लिखा, वो लिखने के बाद सारा का सारा डेटा कहाँ जाएगा? सीपीयू में। और बेटा सिलाई वाले ध्यान रखना, इसे सीपीयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो सीपीयू इसे ना बोलते। ये होती है हमारी कैबिनेट, और सीपीयू होता है इसके, जो ये फैन चल रहा है इसी के जस्ट नीचे सीपीयू होता है। और सीपीयू असेंबल किया जाता है किसके? मदरबोर्ड के ऊपर। सीपीयू लगा होता है, वो कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड के ऊपर। एक छोटा सा सर्किट होता है, जैसे ये पेपर है तुम्हारा, इसका एक कोना कटा होगा इस तरीके से, स्लॉट, एक कोना इस तरीके से थोड़ा सा कटा होगा, जिससे समझ लेते हैं इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। सिम का लॉक कटा होता है, सिम का कोने में, तो हम समझ लेते हैं इसको डालना कैसे है। सेम ऐसे यहाँ पे खांचा टाइप से बना होता है, जहाँ पे हम उसको रख देते हैं। हमें मालूम है कि ये अब यहाँ फिट हो रहा है तो सही है। बात समझे? कोई बड़ा काम नहीं है सीपीयू को उसमें मदरबोर्ड पे फिट करना। तो कीबोर्ड और माउस से हमने जो इनपुट दिया, जो भी कुछ लिखा, वो पूरा का पूरा डाटा, आप जो लिखते हैं उसे बोलते हैं डाटा। आपकी जो फाइल होती है वो होता है हमारा डाटा। आपकी जो भी म्यूजिक और वीडियो होती है वो हमारा क्या होता है? डाटा। तो कीबोर्ड से हमने कुछ भी लिखा, समझा किसने? सीपीयू ने, क्योंकि इसके जितने भी पेरिफेरल्स हैं वो कहाँ लगे हुए हैं? सीपीयू में। तो सीपीयू समझेगा, समझने के बाद कि हमसे चाहते क्या हैं, तो सीपीयू भी अपने को जो काम मिलता है, यानी सीपीयू को जो वर्क मिलता है, किन के द्वारा? कीबोर्ड और माउस के द्वारा। आप जो भी कुछ कहते हैं, जो भी कुछ उससे करवाना चाहते हैं, वो किसको मिलता है? सीपीयू को। तो सीपीयू भी अपने कार्य को खुद ना करके और दो भागों में बांट देता है, एक सीयू, दूसरा सीयू को मिलता है काम नॉर्मल, जो भी एप्लीकेशंस हुई, यानी कि एक बात में समझें कि जितने भी कैलकुलेशन के काम रहते हैं वो सभी किसको मिलते हैं?
ALE को, उसका नाम ये अर्थमेटिक लॉजिक, बाकी सभी शेष कार्य CU करता है। और ALU और CU इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य वापस किसको भेज देते हैं? CPU को। कार्य करने के बाद किसको दे दिया? और CPU को देने के बाद CPU क्या करता है? फिर उसको आउटपुट दे देता है। आउटपुट यानी कि उसका रिजल्ट हमें हमारे सामने रख देता है। सपोज दैट मैंने किसी से कहा कि तुम्हें ये काम करना है, तो मैंने किसका काम किया? इनपुट देने का। उसने उस कार्य को किया, वो प्रोसेस। अब चाहे वो खुद करे या अपने नीचे 2 व्यक्तियों को लगा दे, वो 2 व्यक्तियों को जिनको काम देगा, वो जब तक उसे काम करके नहीं दे देंगे तब तक वो प्रोसेस होगा क्या? नहीं ना। वो खुद करे या नीचे वालों को दे, तो वो नीचे वाले भी तो दोनों जो काम करके देंगे उसे ही देंगे वापस। तुमने निर्देश दिया उसको कि ये काम करना है, उसके बाद उसने उन पे प्रोसेस किया, चाहे कार्य खुद किया हो या किसी से। कार्य होने के बाद उस कार्य को फॉरवर्ड कर देता है आगे, जो हमें आउटपुट रिजल्ट के रूप में प्रदान होता है। जो कार्य किया, हमने निर्देश दिया, CPU ने उस पर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमें हमारे सामने रिजल्ट प्रस्तुत कर देता है कि आपने जो काम दिया था वो हमने करके दिखा दिया। अब दिखाएगा कहाँ पे? आउटपुट कहाँ देगा? जो डिवाइस होंगी उन पे। अब जिन पे हमें आउटपुट देगा वो सभी डिवाइस हमारी कौन सी डिवाइस होंगी? आउटपुट डिवाइस। भाई जिस डिवाइस पे हमें उसका आउटपुट मिलेगा वो सभी डिवाइस हमारी क्या होंगी? अब मान के चलो कि कीबोर्ड और माउस से मैंने किसी वीडियो को प्ले किया, ठीक है? दोनों बातें यहाँ ध्यान रखना। किसी वीडियो को माउस या कीबोर्ड से मैंने उसको किया प्ले, तो प्ले करने के यानी उसको चलाने के लिए हमने किसको बोला है? CPU को। और CPU उस पर कार्य करके यानी उसको प्ले करके कहाँ दिखाएगा? एक तो वीडियो होगी तो यहाँ चल के दिखाएगी, म्यूजिक होगा तो चल के दिखाएगा, बाकी स्पीकर से हमें क्या मिलेगा? उसका वॉल्यूम। तो मॉनिटर और स्पीकर हमारी कौन सी डिवाइस होंगे? सीधी सी बात, जिसके द्वारा निर्देश दिए जाए वो सभी डिवाइस है। जो कार्य करे वो कंप्यूटर में कार्य कौन करता है? CPU। और कार्य करने के बाद जो रिजल्ट प्रस्तुत हो वो आउटपुट डिवाइस होंगी। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यहां तक क्लियर हो गया। हमने कोई फाइल बनाई पेंट में, कोई पेंट बना के तैयार कर दी, इतना तो सबको पता होगा। कोई भी तुमने पेंट बनाई, पेंट बनाने के बाद उसको तुमने क्या किया? सेव। तो सेव करने के बाद कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज थी जिससे वो सेव हो गया? इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें किसकी? मेमोरी की। अब सेव होगा तो उसमें कुछ तो प्रोसेसिंग लेगा सेव होने में। अरे जो काम तुम्हें कुछ करने को दे दें, कुछ तो समय लोगे उसको करने में, तो सेव होने में भी समय लेता है। तो इन समय को बचत कौन करता है? तो मेमोरी की बात आती है। इनपुट पढ़ चुके, प्रोसेस पढ़ लिया, आउटपुट भी पढ़ लिए। तो मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी होती है 2 टाइप्स मेमोरी, 2 प्रकार की। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। बात क्लियर? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब यहीं पे हम बात करें कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं, तो स्टार्टिंग की तो क्लास होती है वो हमारी। अगर सेकंड की बात करो तो नाम भी मालूम पड़ रहा है कि फर्स्ट कोई और है और सेकंड फिर कोई और है। ये बाद की बात है इसकी। तो प्राइमरी फर्स्ट है, सेकंड तो वैसे ही सेकंड है, वो तो बाद में आना है। तो प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले काम करती हैं। तो उनमें 2 प्रकार की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में भी 2 प्रकार की मेमोरी, पहली रैम और दूसरी रोम का जो काम होता है जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली, और रैम का जो काम है रैंडम एक्सेस। ठीक है,
रैम का जो काम होता है, उस सीधी सी भाषा में समझे कि रैम का जो मुख्य काम होता है वो किसी सिस्टम को उसकी जो स्पीड होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, किसी कार्य को करने की गति को बढ़ाता है। जितनी अच्छी रैम होगी उतना फास्ट आप वर्क कर सकते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ आपको ना मालूम पड़े कि फाइल छोटी छोटी फाइलें होती हैं जहाँ आप बड़ी आसानी से सेव कर देते हैं, जहाँ आपको रैम का महत्व नहीं पता हो। आप अपना फ़ोन चलाते हैं तो आपको रैम का महत्व नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कोई वीडियो एडिटिंग करेंगे तो एक CPU था जो हमने इंट्रो बनाया था 6 सेकंड का, वीडियो भी पड़ी है, आप देख लेना उस पर। मेरी जो वीडियो पड़ी है उनमें फर्स्ट जो स्टार्टिंग में टेक्निकल करके आता है मेरा पूरा सेंटर का नेम, वो मात्र 6 सेकंड का था। और उसे रेंडर करने में, यानी उसको फाइनली अच्छे से वीडियो में लगाने के लिए तैयार करने में लगभग 3.5 घंटे लगे थे, जो इंट्रो था उसको। अरे ये इंट्रो की बात करें, जो मूवी स्टार्ट होती हैं तो उनमें कुछ कंपनी के नाम आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो इंट्रो होता है। अब रैम का मैं तो वही मालूम पड़ता है, अगर रैम हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो वो समय जो 3.5 घंटे था वो घट के 1 घंटे में काम होगा। हो सकता है और अच्छी रैम हो तो आधे घंटे में हो जाए। बात समझे? तो रैम का काम होता है उसकी जो कार्य करने की गति है उसको बढ़ाना। इसके बाद रोम की बात करें तो रोम का काम होता है रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें लिखे हुए डाटा को मिटा नहीं सकते। और ये रोम इनबिल्ड आपके मदरबोर्ड में आती है। जैसे जीपीएस अब तो बाहर से लग जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है, एक भ्रमित तो है कि पता नहीं कहाँ लगा दिया होगा। जीपीएस की तरह जैसे किसी को ढूंढने से नहीं मिलता, गाड़ी भी कटवा दो फिर भी ट्रैकिंग आती रहेगी कि कहाँ पे है। सेम इसी तरह मोबाइल की प्लेट तो देखी है सबने, तो मदरबोर्ड भी इसी तरह है। यहाँ पे इसमें भी तो एक प्लेट लगी जिस पे ये सारे सेटअप टिके हुए हैं। बात समझ रहे हो? तो इसी मदरबोर्ड में इनबिल्ड, किसी को नहीं मालूम है कि रोम कहाँ है। जिस कंपनी ने बनाया है कि ये मदरबोर्ड, उसी का नेम किस कंपनी का है, कब बना है, वो सारी डिटेल किस में डाल दी जाती है? रोम में। लैपटॉप हमारा डेल का है, लेनोवो का है, तो एचपी का है, तो जो ऑन करते हैं उस समय एचपी, लेनोवो, डेल ये सब जो लिखे आते हैं वो किस में डाटा पड़ा होता है? रोम में। एक यहाँ से थोड़ी सी सिक्योरिटी की बात है, रोम डालना ही क्यों जरूरी था? उसका काम क्या है? कुछ नहीं। अरे काम ये है कि किस कंपनी का है तो वो तो यहाँ लिखा भी है। ये मान के चलो ये डेल का होता तो ये हमें भी तो दिख रहा है, ये डेल का होता तो यहाँ लिखा हुआ आता। हमें यही क्या जरूरत है कि ऑन करें तभी उसका नाम आए? रीजन ये है कि एप्पल का लैपटॉप अच्छा है, कीमत भी सबसे ज़्यादा है। बात समझ रहे? लैपटॉप भी अच्छा, उसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा। एक और एग्जांपल अपने यहाँ पे कि जो एप्पल के मोबाइल हैं अच्छे भी हैं, कीमत भी ज़्यादा, सेम फंक्शंस। कुछ मोबाइल ऐसे भी हैं इनकी प्राइस तो कम है, काम लगभग सेम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो आप मान के चलो कि आपने इसकी जगह यूज किया किसी सैमसंग कंपनी ने, कोई सैमसंग की कंपनी है, उसका फ़ोन बहुत कम बिच रहा है, ओप्पो, रियलमी ये सब ज़्यादा जा रहे हैं। तो सैमसंग वाला क्या करेगा? उस फ़ोन में से रोम जैसे ना हो तो क्या करेगा? वो रोम को निकालेगा, दूसरी अलग से डलती और एप्पल वाली डालता, क्योंकि उसको लिखना ही तो आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए, मान लेगा कि एप्पल का है। बाकी कोई कुछ तो जानता नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है कि आपको रोम डालनी ही डालनी है, और एक बार डाल दी निकाल नहीं सकते। और जितने भी मदरबोर्ड बनते हैं वो गवर्नमेंट के यहाँ से वैलिड होके ही निकलते हैं, सारे चेक हो जाते हैं कि हाँ इसमें इन्होंने डाली है या नहीं डाली, और किस कंपनी है, और उस कंपनी का डेटा पड़ा है इसमें या नहीं पड़ा है। रीजन ये है कि कल को तुम ही मान लो, तुम में से कोई एक व्यक्ति अगर रोम नहीं पड़ी होती तो सैमसंग के मोबाइल को एप्पल का बना के बेचता। बात समझ रहे हो?
या सैमसंग के लैपटॉप को लेनवो के लैपटॉप को और तुम्हारा एप्पल का बना के बेचता, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी फैलता। इन सब पर रोक लगाने के लिए उसमें रोम डालना जरूरी समझा, और रोम डालना जरूरी समझा उन्होंने ये भी कहा है कि रोम को इनबिल्ड रहना चाहिए, मदरबोर्ड में अंदर ही डाल दो उसकी प्लेट में, या तो तोड़ेगा तो पूरा मदरबोर्ड खराब, सिस्टम ही खराब, और नहीं तो पढ़ जो लिखा है उसे पढ़। यानी किसी भी तरह की 420 नहीं कर सकते रोम के साथ। बात यहां तक क्लियर? रैम का काम था स्पीड को, रोम का काम था सिर्फ आपका कंप्यूटर जब ऑन होता है उस समय जो सारी डिटेल लिखी आती है, ऑन होने से पहले वो स्टार्ट किया था, तब से जो बीच में जो भी प्रोसेस रहती है, वेलकम लिख के आता है, सारी चीज़ें चल के आती हैं, वो सभी हमारे किस में होती हैं? रोम में। क्लियर? इसी तरह मोबाइल जब ऑन करते हैं तो मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो किस में होती हैं? रोम में। अब ये तो फर्स्ट की बात रही, ये तो सिस्टम ऑन हुआ तब की बात है। ऑन होने के बाद हमें कोई फ़ोटो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फिर तो सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोरेज होना चाहिए, जब भी तो फ़ोटो सेव कर सकते हो, वीडियो सेव कर सकते हो। स्टोरेज नहीं होगा तो फिर कहाँ से करोगे? तो अब बात आती है हमारी इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की, जो सेकेंड नंबर पे थी। सेकेंडरी मेमोरी में कैसे पहचानेंगे कि ये सेकेंडरी मेमोरी है? डेटा एक जगह से लेके जब दूसरी जगह पे ले जाया जा सके, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जिसके द्वारा डेटा ले जाया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा, या एक जगह से दूसरी जगह उस डेटा को ले जाएं, वो सभी डिवाइस हमारी क्या होंगी? सेकेंडरी मेमोरी। कैसे? एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाना किसके द्वारा ले जा सकते हो? सेकेंडरी मेमोरी के द्वारा। अब देखने को कहाँ मिलेंगी? अपना जो कोई भी फाइल सेव की, सेव करने के बाद जैसे आपने सेव की तो सेव होने में जो समय लगा वो किसका था? रैम का। इसके बाद वो सेव होगा तो कोई ना कोई स्टोरेज तो चाहिए, उसे स्टोरेज चाहिए, तो वो क्या होगा हमारा? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, कैसे पहचानते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी है? तो वो है हमारी डीवीडी, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और आपका एसएसडी और एसएसडी। ये जो आपकी लगी है, ये दिख रही है? खड़े होके देख लो, एक एक करके, पहले पीछे वाले देख लो, बाद में ये बैठते भी जाना, वहां से दिख नहीं रही। अरे ये है, अरे सबसे बड़ी पहचान है कि ये सबसे भारी होती है, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है एसएमपीएस को छोड़ के इसके ज़्यादा भारी हो। तो इसका अच्छा एक चीज़ और बता दूं थोड़ी सी, रैम इसकी हार्ड है, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो इसमें वजन ज़्यादा है, तो आपको सीधा सीधा मालूम है जिसका वजन ज़्यादा होगा वो चलेगा भी धीमे धीमे, ज़्यादा नहीं चलेगा, धीमे धीमे चलेगा, और जिसका वजन कम होगा वो तेज चलेगा। तो एक नई स्टोरेज करने की जो डिवाइस आई है उसे बोलते हैं एसएसडी, जो लगभग आपकी मोबाइल की जो बैटरी होती है उतनी लंबी होती है, उतनी ही पतली होती है, और शायद हो सकता है कि उतना ही वजन हो, लेकिन काम उसका इन मेमोरी से फास्ट है। तुमने क्लिक किया फोल्डर पे, फटाक सीधे जैसे क्लिक किया उस फोल्डर में जो भी कुछ है फटाक सीधे आपके सामने आ जाएगा। अगर एसएसडी पड़ी होगी तो, अगर ये हार्ड डिस्क पड़ी है उसकी जगह पे, दोनों का काम एक ही है, उसका भी काम डेटा को सेव करना है और इसका भी काम डेटा को सेव करके रखना है। अगर आप उसे डालते हैं तो काम जल्दी सेव होगा और जल्दी कार्य करेगा और सेव भी रखेगा अच्छे से। अगर आप इसे डालते हैं तो प्रोसेस भी धीमे रहेगी, इसका जो बूटेबल है वो भी बहुत स्लो रहता है, हद से ज़्यादा।
आप क्लिक कर दो तो धीमे धीमे जैसे फोटो आ रहे हैं तब कहीं आते हैं, वो प्रोसेस रहता है इसका। बात समझे? इसके बाद की बात करें तो चारों पार्ट ये आपके इस तरह होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी भी हार्डवेयर के ही ये पार्ट थे जो मैंने बताया था आपको, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो कंप्यूटर 3 स्टेप पे कार्य करता है। तो 3 स्टेप आपके यही थे और यही तीनों स्टेप आपके हार्डवेयर के पार्ट हैं। और इसी का एक और पार्ट बच जाता है हार्डवेयर का, मेमोरी। जो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी रैम रोम और सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव डीवीडी, ये सब। सेकेंडरी मेमोरी पहचान एक ही है, जहां डेटा जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो सभी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। बात क्लियर? इसके अगर बात की बात करें तो मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स बता दिए आपको। मेन पार्ट्स जो रहेंगे वो 4 रहेंगे। इसके बाद मेन पार्ट्स कितने? 2। और तुम्हारे पार्ट्स की बात करें तो 4। कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और ये हो गए उसके पार्ट। और बात करें मेन पार्ट्स तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसे अपने समझा था कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिस तरीके से आपकी जो पीढ़ी आई है ना, जैसे हमारे बाबा फिर उनके नीचे, ठीक है, तो वो क्या है, एक पीढ़ी ही तो है। इसी तरह कंप्यूटर में भी जनरेशन आई। पहले के लोगों को उठा के देखो, आज के लोगों से बात करके देखो। पहले के कंप्यूटर को उठाओ, आज के कंप्यूटर देखो। पहले के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे, आज के कंप्यूटर इतने बिल्कुल छोटे भी हैं और वजन भी बहुत कम है। पहले के कंप्यूटर बड़े भी होते थे, प्लस में भारी भी होते थे। आज के इससे भी छोटे आने लगे हैं, समझ रहे हो? लैपटॉप की बात करें तो पहले तो लैपटॉप बहुत कम थे, तो ज़्यादा है। तो जनरेशन स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? पीढ़ी की बात अलग करें, जैसे इंसान है, इंसान कितने प्रकार के हैं? फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे तुम अभी कन्फ्यूजन हो रहे हो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ी की बारे में बात करेंगे कि पीढ़ी तो हो गई जो इनसे पहले भी कंप्यूटर आए थे होंगे, फिर उनसे पहले भी आए होंगे, ये तो हो गई इसकी पीढ़ी। अगर बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, तो 3 प्रकार, 3 कंप्यूटर में भी और 3 इंसान में भी, स्त्रीलिंग और शेष एक और 3। ठीक, अब 3 इधर हैं तो 3 उधर भी हैं। हम इनकी बात करें, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो प्रकार आते हैं वो हमारा पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कैसे पहचानेंगे ये एनालॉग कंप्यूटर है? सभी प्राकृतिक घटनाओं का जो पता लगाते हैं एनालॉग कंप्यूटर, और उन घटनाओं का पता लगाने के बाद उसे अंकों में भी परिवर्तित। बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी कंप्यूटर हमारे। हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एग्जाम्पल एक लेंगे, आपसे खड़े हो जाना। कोई एक एग्जाम्पल दे दो जो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण हो। है? हाँ, भूकंप का आना, हाँ, अचानक बारिश होना, ये सभी क्या है? हमारी प्राकृतिक घटनाएं। और इन प्राकृतिक घटनाओं का पता लगाना किसका काम है? अच्छा, मैंने एक बात और कही थी कि अंकों में परिवर्तित भी करना। अंकों में परिवर्तित यानी कि बारिश कितने घंटे बाद होगी,
कितने दिन बाद होगी, ये सभी क्या है, अंकीय घटना, अंकीय तो हैं। तो इन्हें अंकों में घटनाओं को फिर अंकों में परिवर्तित करना किसका काम है, एनालॉग कंप्यूटर का। बैठ जाओ, चल खड़ी हो। अच्छा तो बैठ ही रहे, बैठे बैठे बता। हाइब्रिड कंप्यूटर का काम क्या है और एग्जाम्पल भी क्या है, तेज बोल। चिकित्सा के रूप में जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी कंप्यूटर हमारे कौन से होते हैं, हाँ जैसे एक्सरा मशीन, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सभी हमारे कौन से कंप्यूटर हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये नॉर्मल कंप्यूटर का काम नहीं जो इन सारी घटनाओं का पता लगा के बता दे, ठीक है। बाकी जो शेष बचे, एक बात और कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों का मिश्रण है। जो खूबी एनालॉग कंप्यूटर में है और वही खूबी जो डिजिटल कंप्यूटर में, वो दोनों खूबियाँ हाइब्रिड में। कैसे, एनालॉग कंप्यूटर का जो काम है वो क्या है कि अंतरिक्ष में होने वाली समस्त घटनाओं का पता लगाएगा। कंप्यूटर आपका यहाँ रखा है, बीच में छत भी है, बीच में बादल भी आएंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसी तरंग निकलेगी जिसके द्वारा वो समस्त घटनाओं का पता सैटेलाइट के थ्रू लगा लेगा, ठीक है। ऐसे ही एक किरण निकलती है, आप एक्सरे करवाने जाते हैं, किरण ही तो निकलती है, फाड़ के तो दिखता नहीं। तो सेम यहाँ से किरण गई सैटेलाइट, उसके द्वारा तो पता कर रहा है। तो ऐसे ही एक्सरे मशीन से एक किरण जाती है किस में, आपकी बॉडी में, यहाँ से वो पता कर लेती है कहाँ टूटी है कहाँ नहीं, ठीक। तो मिल गया मिश्रण हाइब्रिड में। डिजिटल का करें, डिजिटल का जो यूज होता है, डिजिटल कंप्यूटर में जिस चीज़ का यूज किया जाता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे के सारे कंप्यूटर प्रोसेसर पे आधारित होते हैं। जितने भी कंप्यूटर हैं डिजिटल के वो सभी किस में हैं, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इनमें पड़ा होता है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर जो काम करता है, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो भी किसका काम करते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, प्रोसेसर। कैसे, इसका तो काम है एनालॉग का सिर्फ घटनाओं का पता लगाएगा, बाकी स्क्रीन पे अंकों में परिवर्तित करके दिखा देगा। अल्ट्रासाउंड मशीन का काम क्या है कि किरण तो जाएंगी, साथ में वो डेटा जो है वो अंकों में परिवर्तित नहीं हो रहा, साथ साथ वो उसकी पिक्चर भी कैप्चर करेगा। लेकिन वहाँ तो एनालॉग कंप्यूटर तो करता नहीं उसकी पिक्चर कैप्चर, वो तो हवाएं चलती हैं उसके आधार पर वो देख लेते हैं। तो डिजिटल का जो पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर, और ये काम पिक्चर को लेना, कलेक्ट करना, ये सारे काम कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसलिए डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण किस में होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में। अब बात करें डिजिटल कंप्यूटर के जो पार्ट्स मैंने बताए थे, डिजिटल कंप्यूटर के जो पार्ट बताए थे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के भी पार्ट थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाल्मटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, एक टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। टैबलेट आपकी मोबाइल नहीं है बल्कि वो क्या है, एक कंप्यूटर। यहाँ तक हम पढ़े थे अभी तक। इसके आगे जो बात करें, अब पढ़ेंगे हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो पीढ़ी आई, इससे पहले कैसे कंप्यूटर थे, क्या यूज किया जाता था, उससे पहले कौन से कंप्यूटर थे जिनमें किसका यूज किया गया। किसी के पास बुक है? नोटबुक तो नहीं चाहिए, बुक ही चाहिए। रहने दो मुझे याद आ गया, छोड़ो। अब जनरेशन की बात करें, जो तुम सब के लिए एक नया टॉपिक रहेगा।
कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, तो 5th जनरेशन्स ऑफ 5 जनरेशन आई, जिसमें फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब टाइप से होता है, बल्ब कैसा, जो आपकी बाइक में जो बल्ब लगा रहता है ना, सेम वैसा ही इनका इस्तेमाल किया गया था। वो वैक्यूम ट्यूब क्या करता था कि पीछे से डिस्प्ले से, पीछे से उसमें पावर गई, जो भी उसमें इनपुट आ रहा है उसको आउटपुट देने का काम करता था। कहाँ पे? डिस्प्ले पे। आपने देखे होंगे कि पहले की जिनके पास टीवी है, पुरानी टीवी सबसे, जो बड़े डब्बे सी होती थी पीछे, ज़्यादा नहीं मतलब इतनी, तो कभी फूटी हुई देखी है? उसके पीछे एक बल्ब सा लगा रहता था, वही तो उसका इनपुट था, आउटपुट वही तो भेजता था। करना क्या है, जो डिस्प्ले जा रहा है वो कौन भेजता है? वही तो भेजता है उसकी स्क्रीन पे। तो जो वैक्यूम ट्यूब था वो कुछ इस तरह था, जो आपकी पुरानी टीवी में जो पीछे बल्ब सा लगा रहता था उसी के द्वारा। ठीक है, ऐसे थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपने भी देखे होंगे बैंकों में कि इसी टाइप से बने हैं, पीछे से हल्के स्लिम से और ऐसे, उसमें छोटे छोटे जाली टाइप से भी थे कई में, है ना। तो उन पे जो डिस्प्ले आती थी वो किसके द्वारा आती थी? वैक्यूम ट्यूब के द्वारा। उनमें किसका इस्तेमाल किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। अब इसके बाद की बात करें थ्योरी की, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए, उनमें किसका यूज किया गया? सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए उनमें यूज किया गया ट्रांजिस्टर का। किसका यूज किया गया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपने देखे होंगे, मोबाइल के चार्जर होते हैं, तो चार्जर में देखना गोले गोले से लगे होंगे, छोटे छोटे से इधर उधर नक्की। मोबाइल में, बहुत सॉरी, चार्जर में, चार्जर की प्लेट आती है, उसमें देखें वो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर से लगे रहते हैं, वो क्या थे? ट्रांजिस्टर। तो फिर जो कंप्यूटर जो आए उनमें यूज किया गया किसका? ट्रांजिस्टर। बात क्लियर? समझ रहे हो कि कौन सी जनरेशन में क्या आए? वैक्यूम ट्यूब, यानी पुराने जो कंप्यूटर थे, जो आपकी मैंने बता दिया कि पुरानी एलईडी के समान थे, टीवी के पीछे लाइट से जो लगी रहती थी, वो हमारे क्या थे? वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर से छोटे छोटे से होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। इसके बाद थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए उनमें यूज किया जाने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का सर्किट का मतलब है, शॉर्ट में बोल देते हैं ICS, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ICS। अब इंटीग्रेटेड सर्किट का जो यूज है हम कैसे समझेंगे कि कौन से इंटीग्रेटेड सर्किट हैं? वो हम समझेंगे कि एक चिप सी रहती थी, प्लेट टाइप सी, उसमें कई सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगा के उन्हें एक इंटीग्रेटेड सर्किट का रूप दिया गया। यानी पहले तो एक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, फिर उनमें एक प्लेट सी लगाई गई मदरबोर्ड टाइप से, उसमें छोटे छोटे कई ट्रांजिस्टर लगाए गए, और ट्रांजिस्टर लगाने के बाद उस प्लेट का जो नाम दिया गया उसे दिया गया ICS, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। बात समझे? इसके बाद फिर आई तुम्हारी फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में ना इंटीग्रेटेड सर्किट, ना आपका ट्रांजिस्टर, ना आपका वैक्यूम ट्यूब। फोर्थ जनरेशन में जिनका यूज किया गया वो थे आपके माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जब आया तो इस जनरेशन के कंप्यूटर पहले की अपेक्षा काफी छोटे, वजन में भी हल्के, आकार भी छोटा उनका, और कार्य करने की क्षमता उनसे अधिक। ठीक है, और इतनी कार्य करने की क्षमता अधिक है कि आप समझ नहीं सकते कि एक सेकंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, तो उन कंप्यूटर की अगर विशेषता समझें तो करोड़ों निर्देश, बात समझ रहे हैं? एक बार में किसी व्यक्ति से कोई एक काम करने को दिया जाए, एक काम करेगा, दूसरा तो नहीं कर पाएगा, एक बार में एक ही काम तो कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा हुआ कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर एक बार में करोड़ों निर्देशों को
जो आपने दिए काम उसको करने के, वो 1 सेकंड से भी कम समय में वो आपके सामने उसका रिजल्ट प्रस्तुत कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपका एक सीपीयू वो रखा है, उसी सीपीयू से लगभग यहाँ तक कनेक्ट है लैन के द्वारा, जिसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आपकी ये डिवाइस है ना, उठाना इसे, छोटी सी दिया, ये डिवाइस ये करती है लैन को कनेक्ट है, ठीक है, इसे बोलते हैं थिन क्लाइंट। ये करती है कनेक्ट, इसकी एक बार जाती है तुम्हारे मेन सिस्टम में, और मेन सिस्टम पे एक लगा होता है हब के द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। बात हाँ करोड़ों निर्देशों की बात कर रहे थे, तो करोड़ों निर्देश जो देते हैं वो किससे दिए जाते हैं? अपने कंप्यूटर से। अब एक बच्चा इस पे बैठा है, दूसरा बच्चा इस सिस्टम पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, और सबने अपने अपने काम अलग अलग कर रहे हैं, सब अपना अपना अलग अलग करते हैं, अलग अलग सेव करते हैं। सेव करना, अलग अलग जो काम कर रहे हैं उन सभी को मेंटेन करना कौन करता है? एक हमारा अकेला, ठीक है, एक ही तो करता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि करोड़ों निर्देशों को तो नहीं कर सकता, ना हम देख सकते इतने निर्देश एक सेकंड में कि जो करोड़ों कामों को एक बार में कर दे, लेकिन हम अपने आंखों से ये देख सकते हैं कि 10 सिस्टम लगे हैं, 10 सिस्टम पे 10 बच्चे बैठे हैं और सब अपना अपना अलग अलग काम करेंगे, और सबका अलग अलग काम होता भी रहेगा और वो उसमें अपना सेव भी करता रहेगा। एक ही सीपीयू 10 लोगों के काम को कर सकता है, इतना तो देख सकते हो। तो करोड़ों निर्देश 1 सेकंड से भी कम समय में, सेकंड से भी कम समय की बात हो रही है, ध्यान रखना, इतने फास्ट बनाए गए माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। और प्रोसेसर सीपीयू, हाँ प्रोसेसर हमारे कितने हैं? पहले आए थे डुअल कोर, फिर आया आपका i3 फर्स्ट जनरेशन, i3 सेकंड जनरेशन, इस तरह i3 12th जनरेशन तक आए। 12th के बाद फिर लॉन्च किया गया i5 फर्स्ट जनरेशन, i5 सेकंड जनरेशन, इसके बाद i5 12th जनरेशन तक गए, और 12th के बाद फिर से 2 साल बाद रिपीट मारा, एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया उन्होंने i7 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी प्रेजेंट टाइम में i7 12th जनरेशन। अब जो आएगा वो i9 के आसार हैं आने के, 9 आएगा या फिर 11, ठीक है। ये हैं आपके प्रोसेसर। इसके बाद 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे जिनमें यूज किया गया किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। अब माइक्रो प्रोसेसर की जो पीढ़ी है कुछ समय पहले से अभी तक चलती आ रही है। अभी तक जो चल रहे हैं वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं? माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 4th जनरेशन के। लेकिन आगे जो 5th जनरेशन आएगी वो कंप्यूटर होंगे कौन से? आपके 5th जनरेशन के, जिनमें इस्तेमाल किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आगे जो आने वाले कंप्यूटर हैं उनका जो उनमें जो इस्तेमाल किया जाएगा वो किसका किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो आपके रोबोट हैं वो किसका काम करते हैं? आर्टिफिशियली तो करते हैं। कैसे? होटल में 2 रोबोट हैं, खाना परोसने का काम करते हैं। एक ही लाइन पे उसे भी जाना है, एक ही लाइन पे उसे भी आना है, उसे भी इनपुट दिया गया उसी रूम में आने का कि टेबल नंबर इतने पे जाके खाना रखना है, और उससे आगे वाली टेबल पे दूसरा रोबोट आया था रखने के लिए। वो इधर से आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, दोनों का किसी तरह अगर वहाँ पे मिलना हो जाए गेट पे तो भिड़ेंगे आपस में कि नहीं भिड़ेंगे? लेन एक ही है जाने की, भिड़ेंगे ना। वो वहाँ अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं कि वो एक रुक जाएगा ऑटोमेटिक, तब दूसरा निकल जाएगा। तो कहीं उन्हें कोई बताने वाला तो नहीं है कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो वर्क होते हैं वो यही होते हैं कि जिन्हें किसी भी तरह का इनपुट नहीं दिया जाए। यहीं पर एक बात सिद्ध होती है जो आप पहले पढ़ चुके थे कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, वो ऐसे होगी 5th जनरेशन में जाके स्वचालित, जैसे हम चलाएंगे नहीं,
हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो ऑटोमेटिक समझेगी और काम करेगी। ठीक है, तो शायद इस जन्म में तो उम्मीद नहीं है 5th जनरेशन की, फिर कभी हो सकता है, तुम्हें देखने को तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रोबोट, हालांकि ये 4th जनरेशन में ही है, कहीं ना कहीं उनमें इनपुट दिया जाता है, लिखा जाता है कि आपको इस टेबल नंबर पे कोड डाला जाता है, तब वो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है। बात समझ रहे हैं? ये रही थी आपकी जनरेशन। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, कंप्यूटर के भाग कितने हैं, उसके मेन भाग कितने हैं, मुख्य भाग की बात करें, उसकी जनरेशन क्या है, किस किस जनरेशन में क्या क्या यूज किया गया। इसके बाद मैंने आपको बताया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के भी चारों पार्ट बता दिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, मेमोरी। इसके बाद मैंने आपको सॉफ्टवेयर के ही बता दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की थ्योरी जो रहती है वो सिर्फ इतनी ही है फंडामेंटल की, पढ़ने को चाहे आप 10 दिन भी इसमें पढ़ते रहो। बात समझ रहे हो? इसके अगर बात की बात करें तो कल मैंने इसको यहीं पर रोक लो।